गुड मॉर्निंग बच्चों। सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार में आज हम लोगों का टॉपिक है वायरस या विषाणु। पर जीवाणु का जो क्रियाकलाप नंबर 8 था ये हम लोगों ने कल स्किप कर दिया था, है ना। आज इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग विषाणु देखेंगे। इसके लिए आवश्यक सामग्री में हम लोग लेंगे 2 कटोरियाँ, थोड़ा दूध, दही, चम्मच और गर्म करने का साधन। दोनों कटोरियों में हल्का गर्म दूध लेना है। अब एक कटोरी में 1/4 चम्मच दही मिलाना है और दूसरी कटोरी को बिना दही मिलाए ही रखना है। दोनों कटोरियों को ढक देना है और 4-5 घंटों के बाद अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर अपने कॉपी में देने हैं आप लोगों को। यह कि दही किस कटोरी में जमा और दही क्यों जमा करके। कुछ जीवाणु जंतुओं, गाय, हिरण आदि के शरीर के अंदर रहते हैं। शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल में रहने वाले जीवाणु जो होते हैं वो सेल्यूलोज को पाचन करने में सहायता करते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि दही किस कटोरी में जमा। ऑब्वियस सी बात है कि जिस कटोरी में हमने दूध के साथ दही मिलाया था उसी कटोरी में दही जमा, है ना। कुछ जीवाणु चमड़ा शोधन, फलों के रस या शर्करा से सिरका बनाने आदि उद्योगों में भी उपयोगी होते हैं। कभी कभी हमारे घर में रखी जाने वाली बासी चीज़ों से दुर्गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लग जाए रहता है ना, जो हम लोगों को भले दिखाई ना दे लेकिन उससे बासी जैसी बदबू आने लगती है, ख़राब जैसी बदबू आने लगती है ना, सड़ने जैसा बदबू आने लगता है जब बहुत दिन तक उस खाद्य पदार्थ को यदि रख दिया जाए तो। ठीक है। सूक्ष्म जीव खाने की चीज़ों और अन्य जैव पदार्थों जैसे चमड़ा हो गया, लकड़ी, जीवों के मृत शरीर आदि को सड़ा गला देते हैं। इस प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी। लगातार विघटन की क्रिया से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और खाद बनती रहती है। अपने तथा परिवार के सदस्यों से आप लोग चर्चा कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखेगा कि सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है। जीवाणु हमारे शरीर के लिए उपयोगी ही नहीं परंतु हानिकारक भी होते हैं। ये जीवधारियों में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में कई रोग जैसे हैजा, तपेदिक यानी कि टीबी जो है, और टिटनस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु के कारण ही होते हैं। आप लोग इन रोगों के बारे में चैप्टर, वो वाला जो चैप्टर है ना, कुछ सामान्य रोग, उसमें आप लोग इन बीमारियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं करके, है ना। तो आप लोगों को याद होगा वो सारी चीज़ें, और यदि याद नहीं होगा तो आप लोग उसे एक बार खोल करके देख लीजिएगा। ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं विषाणु या वायरस। ये अति सूक्ष्मतम जीव होते हैं। इतने अधिक छोटे होते हैं कि इन्हें जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है ना उससे नहीं देखा जा सकता, लेकिन इन लोगों को देखने के लिए, मतलब जो विषाणु है वो देखने के लिए, वो पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है। ये केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे उनके प्रभाव के द्वारा लगाया जा सकता है ना। जैसे कि हाल ही में चर्चित जो कोरोना है वो भी तो वायरस, वो बैक्टीरिया नहीं लेकिन वायरस है। उसको भी सर्वाइव करने के लिए किसी प्लेस और ट्रांसफ़र, मतलब एक किसी साधन की ज़रूरत है उसको, वाहक की ज़रूरत है उसको, है ना। आदमी से भी आदमी को फैलता है हाथ, इसलिए तो सैनिटाइज करने के लिए बोला गया है ना। तो मतलब ये भी एक वायरस है। आप लोग भली भांति इन बातों से परिचित हैं। ऐसे विषाणु जो पौधों में रहते हैं उन्हें वनस्पति वायरस, जंतुओं में पाए जाने विषाणुओं को जंतु वायरस था, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये लो बताओ, बैक्टीरिया में भी वायरस पाए जाते हैं जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो गंगा जल में पाए गए हैं। यह भी निश्चित नहीं है कि इन्हें सजीव कहा जाए अथवा निर्जीव, क्योंकि पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होते हैं। अतः कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी मानते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर चित्र में एड्स का वायरस दिया हुआ है। एक इस तरह से एक, आप जानते हैं कि वायरस का जो एक फॉर्म होता है वो एक सर्कल होता है ना, एक गोलाकार संरचना में वो पाई जाती है, और उसमें जैसे कि वो जो पिन लगा होता है ना चारों तरफ, बिल्कुल वैसे ही संरचना एक वायरस की होती है। ठीक है।
कुछ रोग जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग, जिसे हम आँख आना भी कहते हैं, आदि बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनके अलावा रेबीज़, पोलियो, खसरा, एड्स आदि भी मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं। आप लोग इन सभी रोगों से परिचित हैं, इसलिए परिचित हैं क्योंकि आप लोगों ने कुछ सामान्य रोग में इन सभी रोगों के बारे में और सारे वायरस, मतलब इन सभी रोग जो है वो किस वायरस से होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप ज़रूर उसे खोल करके देखिएगा कि कौन कौन से बीमारी कौन कौन से वायरस से होते हैं, ठीक है। तो वायरस जो है वो अन्य जंतुओं और पौधों में भी अनेक रोग पैदा करते हैं, ना केवल मनुष्यों में, लेकिन वो जंतुओं और पौधों में भी रोग पैदा करते हैं। आपने अखबारों, टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा HIV, एड्स के बारे में सुना ही होगा, है ना, जानते हैं आप लोग और परिचित हैं क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है। मनुष्य में एड्स भयानक और जानलेवा बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है, किंतु बचाव के लिए कुछ उपायों को करके इससे बचा जा सकता है। इसलिए सभी संचार माध्यम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि एड्स संबंधित जो जानकारी एकत्र करके, है ना, लोगों में इसका मतलब प्रचार किया जाता है या फिर मीडिया के थ्रू इसे बताया जाता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है ना। मतलब ये रोग जब हो जाता है तो उससे बचाव का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इस रोग का मतलब शुरुआत कैसे होता है, इन सभी लक्षणों के बारे में आप लोगों को पता चलता है ना। तो सूक्ष्म जीवों का हमला, हमारे शरीर द्वारा मुकाबला। हमारे शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इस मतलब वो जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर की तरफ आक्रमण करते हैं, वो लोग हमला करते हैं, चाहे बैक्टीरिया के थ्रू हुआ चाहे वायरस के थ्रू हुआ, लेकिन हमारे शरीर में भी एक प्रतिरोधकता क्षमता पाई जाती है, इम्यूनिटी पावर पाई जाती है ना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना बोला जाता है ना, अभी जब से कोविड आया है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग काढ़ा पीते हैं, लोग क्या क्या नहीं करते, लोग रनिंग शुरू कर दिए हैं, लोग योगा कर रहे हैं, कौन जल्दी उठ रहा है, कौन, मतलब बहुत सारे नुस्खे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में ही इम्यूनिटी पावर पाई जाती है। चलिए देखते हैं। आपने देखा हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अनेक सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं, जो प्रदूषित पानी, भोजन, हवा, दूषित रक्त या वाहक जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु हर समय रोगग्रस्त नहीं होते। इसका कारण है हमारे शरीरों की रोग से लड़ने की क्षमता, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। सबसे पहले तो रोगाणु हमारी त्वचा, नाक, गले की म्यूकस झिल्ली, आंसू, नाक के बालों आदि के द्वारा रोक लिए जाते हैं। कुछ रोगाणु मूत्र और पसीने के द्वारा भी बाहर भेज दिए जाते हैं और कुछ शरीर में रहकर भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आपने पढ़ा है कि हमारे रक्त में श्वेत कणिकाएं होती है जो हमारे शरीर के आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का कार्य करती है और हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर देती है। एक बार जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में उस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न हो जाती है ना, यानी कि हमारा शरीर उससे लड़ता है और हमारा शरीर उस रोग से बचने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ विशेष रोगों जैसे पोलियो, खसरा, चेचक, टीबी आदि के लिए टीकाकरण शरीर में इन रोगों के विरुद्ध रोग प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न कराना ही, ठीक है, उत्पन्न करना है। शरीर मतलब जैसे अभी कोविड का भी जो उसका टीका नहीं आया है, उसका जो टीका आया है उसको कैसे मतलब लगाया जा रहा है, उससे टेस्ट किया जा रहा है ना। मतलब कई राज्यों में ऐसा है कि वो अपने राज्य के लोगों को लगाने से पहले वहाँ के जो मंत्री लोग हैं वो सामने आकर के सबसे पहले वो लोग टीका लगवा रहे हैं, ठीक है, अपने लोगों के बचाव के लिए वो सबसे पहले आगे आ रहे हैं। तो इस तरह से जब मतलब उस रोग प्रतिरोधकता क्षमता को वो लोग अपने ऊपर पहले ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ के लोगों के लिए। तो जिन रोगों से हमारा शरीर खुद ब खुद लड़ नहीं पाता, ठीक है, या फिर लड़ने के लिए थोड़ा कमज़ोर होता है, उन रोगों के लिए विशेष प्रकार के टीके तैयार किए जाते हैं, वैक्सीन्स जो है वो तैयार किए जाते हैं शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने के लिए। शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता कम होने और रोगाणुओं की तेज़ी से संख्या में बढ़ने का उससे रोग का संक्रमण हो जाता है, जिससे बुखार और रोग के दूसरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
ऐसे में डॉक्टर की सलाह से ही उचित दवा लेकर के बीमारी होने से बचा जा सकता है। कई बार कैसे होता है कि हम लोग यदि सर्दी होता है तो बिना सोचे समझे सर्दी का कोई सा भी टैबलेट ले लेते हैं, है ना। ठीक है, वो पहला प्राथमिक उपचार यदि हम लोग अपनी तरफ से करके देखते हैं, लेकिन यदि जब हम लोग घरेलू कोई नुस्खा अपनाते हैं, काढ़ा पीते हैं या फिर कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं उस सर्दी के लिए, तो फिर वो चीज़ फैलती नहीं। लेकिन यदि हम लोग खुद से मेडिसिन लेते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो सर्दी ज़ुकाम जो है वो उस मेडिसिन से कंट्रोल हो जाए, है ना। तो जब वो बढ़ता है तब भी हम लोग सेम दवाई लेते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसलिए आपके बुक में ऐसा दिया हुआ है कि डॉक्टर की सलाह से ही उचित दवाइयाँ लेनी चाहिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है सूक्ष्मजीव एक अद्भुत संसार कंप्लीट होता है। आप लोग इस चैप्टर को शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स के डाउट होंगे आप लोगों को वो पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों।